ये देखिए फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम समझेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन, है ना। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के पार्ट नंबर 3 वीडियो है फ्रेंड्स। जो 2 वीडियो से वो आप अच्छे से देखिए। अब इस वीडियो में हम समझेंगे फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। कैसे, है ना, हमारे पार्लियामेंट के पास जब एक नॉर्मल टाइम होता है तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट लिस्ट के अंदर नियम कानून बनाते हैं। एंड द सेकंड वन इज सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, है ना। कैसे जो हमारे सेंटर जो है ना फ्रेंड्स कंट्रोल करते हैं हमारे स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर, इंडियन टाइम्स के ऊपर, है ना। यहाँ हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा फ्रेंड्स, ये वाले लक्ष्मीकांत की लेटेस्ट एडिशन। अगर नहीं है तो एटलीस्ट 6 एडिशन तो होना चाहिए ना। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। जैसे हमने पिछले के वीडियोस में डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जब नॉर्मल टाइम होता है ना तो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्यूरियन लिस्ट तीनों अच्छे से पढ़ा था फ्रेंड्स, डिस्कस किया था आपके साथ। अब हम देखेंगे जब कोई एब नॉर्मल टाइम आ जाते हैं ना, एब नॉर्मल टाइम पे क्या होता है। संविधान के अंदर क्या है ना फ्रेंड्स, कि हमारे पार्लियामेंट के पास पावर चले जाते हैं। जैसे कोई स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी मैटर में नियम कानून बनाना होगा ना, जब एब नॉर्मल टाइम चल रहा होगा ना, तो ये सारा पावर जो है ना वो किसके पास चले जाते हैं, ओबियसली हमारे पार्लियामेंट के पास। इसके पावर्स मैं बोल रहा हूँ स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी ना किसी भी स्टेट लिस्ट के अंदर कोई नियम कानून बनाना होगा और एक नॉर्मल टाइम चल रहा होगा, तब किसके पास, जैसे इमरजेंसी फॉर एग्जांपल के लिए, इमरजेंसी के टाइम किसके पास चले जाते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर कोई नियम कानून बनाना होगा तो हमारे पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं। अब ये कब कब होते हैं, ये 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज व्हेन राज्यसभा पासेस है रेजोल्यूशन, है ना। जब हमारे राज्यसभा है ना रेजोल्यूशन को पास करते हैं ना फ्रेंड्स की, तब जाके क्या करते हैं, पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं। अब ये क्या है हम देखेंगे। अगर राज्यसभा डिक्लेयर करते हैं ना फ्रेंड्स कि किसी कोई भी मैटर है ना, किसी भी मैटर को आप ले लो जो क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है ना, जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, ऐसा कुछ रेजोल्यूशन जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी होता है ना फ्रेंड्स, और राज्यसभा इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, तो क्या होते हैं, जैसे मान के चले, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ या कोई एनी अदर मैटर हुआ जो किस लिस्ट के अंदर है, स्टेट लिस्ट के अंदर है ना, बट राज्यसभा क्या करेगी, रेजोल्यूशन पास करेगी कि ये क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। तब उस स्टेट लिस्ट के नियम कानून बनाने का जो काम जो है ना वो सब किसके पास चले जाएंगे, हमारे ओबियसली पार्लियामेंट के पास। तो ऐसा होता है फर्स्ट वन राज्यसभा पास रेजोल्यूशन के अंदर, है ना। ये आप देखिए। अब उसके लिए क्या चाहिए ना फ्रेंड्स, इससे क्या मतलब हुआ, ए मैटर इन ए स्टेट इज देन द पार्लियामेंट बिकम्स कॉम्पिटेंट टू मेक लॉस ऑन दैट मैटर, यानी कि कोई भी मैटर है ना, वो वाली मैटर जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, और राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेंगे ना कि ये रेजोल्यूशन जरूरी है किसके लिए, नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए, तब जाके उस स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी मैटर में नियम कानून बनाने का जो पावर हो किसके पास चले जाएंगे, पार्लियामेंट के पास, है ना। यहाँ पे याद रखिए। अब उसके लिए क्या चाहिए, 2/3 जो है ना फ्रेंड्स मेंबर्स के वहां प्रेजेंट होना जरूरी होता है। कहाँ पे, हाउस के अंदर, है ना, राज्यसभा के अंदर, एंड उनके वोटिंग जरूरी होते हैं ना। तो ये एक शर्त है, आप याद रखिए, यानी कि 2/3 मेंबर्स। अब ये रेजोल्यूशन कब तक रहेगी, ये रेजोल्यूशन पूरे 1 साल के बाद, 1 साल तक, है ना। यानी कि 1 साल के बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से रिन्यू की जाती है, यानी कि 1 साल के बाद खत्म नहीं होता है, रिन्यू की जाती है ना, फिर से रिन्यू की जाती है, ये आप याद रखिए। यानी कि ये जो रेजोल्यूशन जो पास किया राज्यसभा ने, ये कितने टाइम के लिए रहेगी, 1 साल के लिए, और 1 साल के बाद फिर से इसको रिन्यू करना है ना, फिर से वो चलेगी। और इसके बाद जो ये खत्म हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, उसके खत्म होने की 6 महीने के बाद ये नियम कानून क्या हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी, पूरी तरह खत्म हो जाता है ना, ये सीज हो जाएंगे। यानी कि जैसे मान के चलिए आप, राज्यसभा ने किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे रेजोल्यूशन पास किया कि भाई उस इस स्टेट के अंदर इस मैटर पे नियम कानून किसके हाथ दे दी गई, पार्लियामेंट के पास, है ना। अब पार्लियामेंट ने 1 साल पूरा उस पे ये नियम कानून बनाया, फिर वो खत्म हो गई, फिर वो 6 महीने के बाद, उसके खत्म होने के 6 महीने के बाद वो नियम कानून क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कि सीज हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपने समझे होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है ना फ्रेंड्स की जैसे नियम कानून बनाया पार्लियामेंट है ना, बट वो स्टेट लेजिस्लेचर भी नियम कानून बना सकते हैं ना। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पूरा खत्म नहीं होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर भी अगर उस मैटर पे नियम कानून बना रहे हैं ना तो बना सकते हैं। अगर इन दोनों में टसल आ रहा है ना, जैसे पार्लियामेंट ने जो बनाया और जो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो नियम कानून बनाया ना, दोनों के बीच में अगर टसल आते हैं ना, तो पहले किसको इम्पोर्टेंस दे दी जाएगी, पार्लियामेंट के लॉ को। यानी कि पार्लियामेंट लॉ जो है ना फ्रेंड्स वो फर्स्ट
प्रेफरेंस दी जाएगी एज कम्पेयर टू द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। जो स्टेट लेजिस्लेचर ने उसी मैटर पे अगर कुछ सेम मैटर पे नियम कानून बनाया होगा, पार्लियामेंट ने भी बनाया होगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है ना, तो फर्स्ट किसको इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी? पार्लियामेंट के लॉ को। ये आप याद रखिए। तो ये हुआ फ्रेंड्स व्हेन राज्यसभा पास से रेजोल्यूशन के थ्रू कैसे पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं नियम कानून बनाने का। सेकेंड है फ्रेंड्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। अब यहाँ स्क्रीन पे नहीं लिखा है फ्रेंड्स, कोई इशू नहीं, आप अपनी किताब खोल के रखिए। अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी वो तो आपको पता ही है ना। नेशनल इमरजेंसी के टाइम जो स्टेट लिस्ट के अंदर कुछ नियम कानून बनाना होगा ना, तो ऑब्वियसली किसके पास चले जाते हैं? हमारे पार्लियामेंट के पास, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो और एनी अदर मैटर इन द स्टेट लिस्ट, है ना। जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर कोई मैटर हो, उस पर नियम कानून बनाने का जो काम है ना, वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी? हमारे पार्लियामेंट के पास। कब? जब नेशनल इमरजेंसी चल रहा होगा, है ना। अब ये कब तक चलेगी ना फ्रेंड्स? जैसे मान के चलिए नेशनल इमरजेंसी 5 महीने के लिए चल रहा है, जो ये नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाएगी ना, उसके 6 महीने के बाद वो पार्लियामेंट ने बनाया हुआ नियम कानून क्या हो जाएगी? सीज, यानी कि खत्म हो जाएंगे, है ना। पर इसमें भी क्या शर्त है? इसमें भी ये है ना फ्रेंड्स, इसमें भी स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं, बट अगर उन दोनों में कुछ टसल आ रहा है ना, वो वाले नियम कानून जो स्टेट ने बनाया और पार्लियामेंट ने बनाया, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं ना, पहले किसको इम्पोर्टेंस दे दी जाएगी? फिर से पार्लियामेंट के लॉ को। यह अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो ये आप समझ सकते हो। एक्सपायरेशन ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, यानी कि 6 महीने के बाद, इमरजेंसी जो है खत्म होने के 6 महीने के बाद वो नियम कानून क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। याद रखिए। थर्ड क्या है ना फ्रेंड्स, व्हेन स्टेट्स मेक ए रिक्वेस्ट, यानी कुछ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स आगे कुछ रेजोल्यूशन पास करते हैं कि पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस मैटर्स में आप क्या बनाओ, नियम कानून बना सकते हैं। तो क्या होगा? पार्लियामेंट के पास से ये क्या कर रहा है? अपने पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो पार्लियामेंट क्या कर सकते हैं? उस उन स्टेट्स के लिए नियम कानून बना सकते हैं, यानी कि पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, वो वाले स्टेट जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, खाली उसी स्टेट के अंदर पार्लियामेंट नियम कानून बना सकते हैं। ये आप याद रखिए। तो इसमें अगर कोई तीसरा स्टेट आना चाहते हैं ना, तो अपने रेजोल्यूशन को पास करके इसमें आ सकते हैं, है ना। A law so enacted applies only to those states which have passed the resolutions, यानी कि इसमें वो वाले खाली स्टेट्स आएंगे जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट किया है पार्लियामेंट को कि भाई हमें इस मैटर्स में आप क्या कर सकते हैं? नियम कानून बना सकते हैं ना। तो आप ये समझ सकते हो। तो अगर इसमें कोई और स्टेट आना चाहते हैं ना फ्रेंड्स, तो इसमें भी आ सकते हैं ना। जैसे 2 स्टेट्स ने रिक्वेस्ट किया, अब तीसरा स्टेट आना चाहेंगे ना, तो इसमें रेजोल्यूशन पास करके वो वाले स्टेट भी आ सकते हैं ना। उन सारे कंसर्न स्टेट्स में आप नियम कानून बनाने का जो पावर जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके पास चले जाएंगे? पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट उसको क्या करेगी? उस नियम कानून को अमेंड भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेट जाके पार्लियामेंट के पास दे दिए ना, आपने पावर है, पावर को हैंड ओवर किया है, ये आप समझ सकते हो। उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, आप स्टेट्स क्या कर रहा है? जैसे कोई एक स्टेट होगा, 2 स्टेट होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलिए स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास किया और अपना जो किसी भी मैटर में नियम कानून बनाने का पावर जो पार्लियामेंट के पास हैंड ओवर कर दिया ना। अब यहाँ पे क्या होता है ना फ्रेंड्स, स्टेट्स का जो नियम कानून बनाने का जो पावर है ना, वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि सीज हो जाते हैं। आप याद रखिए। आई होप आपने किताब आइए खोल रखा होगा, आपकी किताब नहीं लिखा है ना। अभी इसका क्या मतलब है ना फ्रेंड्स, abdication or surrender of the power of state legislature with respect to that of matter and is placed entirely in the hands of parliament which alone can legislate with respect to it, यानी कि पावर को क्या किया? एक तरह की एक सरेंडर किया है ना। तो क्या होगा यहाँ पे? पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, अकेला उन स्टेट्स के ऊपर लेजिस्लेट करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पावर को ट्रांसफर किया है ना, यानी कि सरेंडर किया है टाइप ऑफ। तो पार्लियामेंट उन स्टेट्स के अंदर क्या करेगी? आपने जो है ना लेजिस्लेट खाली पार्लियामेंट के पास ही होगा, है ना, क्योंकि स्टेट जाके रिक्वेस्ट किया है ना। तो ये आप समझ सकते हो। जैसे बहुत सारे नियम कानून बने थे, प्राइस कंपटीशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेन्स ऑफ 1994। तो ये सारे है ना फ्रेंड्स, जो कुछ आपकी किताब में लिखा है, ये सारे क्या हुआ था? कुछ स्टेट ने जाके रिक्वेस्ट किया था, है ना। तो पार्लियामेंट ने उस हिसाब से क्या बनाया था? नियम कानून बनाया था। ये आप समझ सकते हो।
उसके बाद है फ्रेंड्स टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। पार्लियामेंट किसी भी मैटर्स के अंदर अगर किसी स्टेट लिस्ट के अंदर होगा उस मैटर के ऊपर नियम कानून बना सकते हैं इस चीज को अचीव करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन को है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट वो किसके अंदर होगा, स्टेट लिस्ट के अंदर होगा वो मैटर है ना, तब जाके क्या कर सकते हैं पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स वो नियम कानून बना सकते हैं। आप याद रखिए, यानी कि अब हमें क्या करना है, दिस प्रोविजंस इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू फुलफिल इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड कमिटमेंट्स। क्यों, क्योंकि पार्लियामेंट के पास अब ये जो मैंने बोला पहले बोला, क्योंकि ये क्या है ना नेशनल इंपॉर्टेंस है, फॉरेन जो है ना फ्रेंड्स, फॉरेन जो हमारा भारत के विदेश नीति जो है ना वो नेशनल इंपॉर्टेंस है, ये किसके पास चले जाएंगे, हमारे पार्लियामेंट के पास। बट वो अगर स्टेट लिस्ट के अंदर होगा भी ना, ये किसके पास चले जाएंगे, ऑब्वियसली हमारे पार्लियामेंट के पास जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ एक्ट्स है, जैसे यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट ऑफ 1947, जेनेवा कन्वेंशन 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, लेजिस्लेशन रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड ट्रिप्स। तो ये आपकी किताब में है ना कुछ कुछ पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए। उसके बाद है फ्रेंड्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल। जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो क्या हो, ऑब्वियसली पावर सब ट्रांसफर होकर पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं और पार्लियामेंट उस स्टेट के अंदर नियम कानून बनाते हैं अपने हिसाब से ना। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रेसिडेंट रूल है और किसी भी मैटर के अंदर नियम कानून जो बनाना होगा ना, बट वो स्टेट लिस्ट के अंदर होगा। अगर प्रेसिडेंट का रूल चल रहा है स्टेट के अंदर तो नियम कानून कौन बनाएंगे, वहां पे हमारे पार्लियामेंट। और ये जो नियम कानून जो है ना वो प्रेसिडेंट रूल के बाद भी रहेंगे, बट इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है ना फ्रेंड्स, जो ही वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से डेली का जो काम जो उस वहाँ पे शुरू होगा ना, तो उस नियम कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाया था प्रेसिडेंट रूल के टाइम, उसको वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, उस रूल को उस लॉ को रिपील कर सकते हैं और ऑल्टर या री एनेक्ट कर सकते हैं ना, यानी कि रिपील खत्म भी कर सकते हैं। बट ये प्रेसिडेंट रूल के बाद भी रहेंगे। अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर वहाँ कंटिन्यू काम करना शुरू हो गया ना, तो क्या करेंगे, वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर इस लॉ को रिपील भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं और री एनेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। ये आप कुछ पॉइंट्स याद रखिए। तो ये था फ्रेंड्स कब कैसे बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट किसी भी स्टेट फील्ड के अंदर नियम कानून, वो मैंने आपके साथ एक अच्छे से डिस्कस कर लिया। कैसे, जब राज्यसभा पास है रेजोल्यूशन, इंटरनेशनल इमरजेंसी के टाइम कुछ स्टेट से रिक्वेस्ट करें, है ना, करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब प्रेसिडेंट रूल होता है ना, तो ये 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस इसी टाइम क्या करते हैं, हमारे पार्लियामेंट जाके नियम कानून बनाते हैं। आई होप यहाँ तक आपने समझे होंगे। तो उसके बाद है फ्रेंड्स सेंट्रल कंट्रोल्स ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, कैसे कंट्रोल करते हैं। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स सेंटर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेटिव मैटर्स इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे करते हैं ये याद रखिए आप। गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स, स्टेट के अंदर अब गवर्नर होता है। अब गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर जो स्टेट के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर गवर्नर होते हैं, अगर किसी स्टेट ने कोई बिल पास किया तो गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स उस बिल को रिजर्व रख सकते हैं प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अब प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन मींस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के, है ना। अगर वो बिल कुछ अच्छा भी होगा कुछ भी होगा ना फ्रेंड्स, वो गवर्नर क्या कर सकते हैं, रिजर्व रख सकते हैं किन के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के। अब प्रेसिडेंट के पास जब है ना फ्रेंड्स ऑब्सोल्यूट वीटो है कि उस बिल को रिजेक्ट करो चाहे अपने पास रखो और दोबारा से फिर रिटर्न भेजो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, है ना, इस बिल के अंदर आप ऐसे ऐसे मॉडिफाई कर लीजिए। तो ऐसा कुछ करके ये सब किसके हाथ कंट्रोल चले जाते हैं, हमारे सेंटर के पास, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो दैट मीन्स आप, आई होप आपने समझे होंगे फ्रेंड्स, ये कंट्रोल चले गया ना सेंटर के पास, यानी कि स्टेट के लेजिस्लेशन के कंट्रोल किसके पास चले गए, सेंटर के पास। अगर कोई बिल मान के चलिए किसी स्टेट ने एक बिल पास किया, अब उस बिल को गवर्नर ने रिजर्व रखा और प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भेज दिया और प्रेसिडेंट ने बोला कि इस बिल को पास नहीं कीजिए, है ना, तो इस बिल को यहाँ पे रोक भी सकते हैं ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास क्या है, एब्सोल्यूट वीटो है। तो इस तरह दैट मींस ये सेंटर के कंट्रोल रहा किसके ऊपर, स्टेट के लेजिस्लेशन के ऊपर। तो ये है आपके फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे एक स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी स्टेट ने अपने स्टेट लिस्ट के अंदर किसी भी मैटर पे एक नियम कानून बनाने के लिए बोला, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स,
जैसे मान के चलिए एक स्टेट ने बोला कि भाई हम अपने स्टेट को दूसरे स्टेट की जो नेक्स्ट स्टेट है उसके साथ ट्रेड जो है ना वो बंद करेंगे, बट उसके लिए क्या चाहिए, उस स्टेट स्टेट को जो है ना फ्रेंड्स वो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के अनुमति चाहिए ना। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स, तो क्या होगा, प्रेसिडेंट वहां पे रोक देंगे कि भाई ये नहीं हो सकता है ना, इसको आप चालू करिए, यानी कि उस बिल को जो है ना फ्रेंड्स वहां पे रोक सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट, है ना, ये आप समझ सकते हो, यानी कि प्रेसिडेंट क्या हो गया ना, कंट्रोल। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेशन के ऊपर सेंटर का कंट्रोल बन जाते हैं, तो उस बिल को वहां पे बंद कर सकते हैं ना। थर्ड पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा होगा फॉर एग्जाम्पल देश में, तो क्या होता है ना, सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट गवर्नमेंट को क्या डायरेक्ट करेगी कि आप इस फाइनेंशियल बिल को, यानी कि मनी बिल को आप मत लाइए, क्योंकि देश के अंदर क्या चल रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रहा है, एंड अदर फाइनेंशियल बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ये किस उस बिल को कहाँ पर के लिए भेज देते हैं, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट उस बिल को रोक देंगे ना। दैट मीन सेंट्रल का कंट्रोल चला गया, फिर से स्टेट का कंट्रोल चला गया, फिर से सेंटर के पास। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब हमारा स्टेट लेजिस्लेशन जो है ना वो किसके कंट्रोल में चले जाते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ पॉइंट्स। उसके बाद है आपके, it is clear that the constitution has assigned a position of superiority to the center in the legislative sphere, यानी कि हमारा सेंटर क्या है यहाँ पे, सुपेरियरिटी है ना, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव स्फीयर के अंदर कंट्रोल सारे किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। उसके बाद इस बात को लेकर सरकारिया कमीशन ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे सरकारिया कमीशन क्या बोल रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसी पॉइंट्स को लेते हुए कि ये जरूरी है, इससे हमारा कन्फ्लिक्ट जो है ना बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ये खत्म हो जाते हैं। नियम कानून जो सेंटर ने बनाया और नियम कानून जो स्टेट ने बनाया उसमें जो टसल आ रहा है ना, ये चीजें सब खत्म हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं हमारे सरकारी कमीशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन में, इससे इंटरफेरेंस हुआ, स्ट्राइफ हुआ, लीगल क्यूज, कंफ्यूजन है ना, ये सारी चीजें क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है ना। अगर सारे किसी भी स्टेट ने कुछ नियम कानून बनाए तो कुछ सही नहीं होगा तो सेंटर तो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी ही ना। तो ये सरकारी कमीशन के हिसाब से ये क्या है भाई, ये सही, ये बहुत ही जरूरी है हमारे, इससे क्या होगा, यूनियन और स्टेट लॉ के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएंगे। और इससे जो हमारा फेडरल जो है ना फ्रेंड्स, फेडरलिज्म जो हमने पिछले की वीडियोस में डिस्कस किया था, फेडरल सिस्टम ये क्या करेगी, इससे सही ढंग से काम करेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स फ्रेंड्स, इससे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ पॉइंट्स है जो आप किताब में देख सकते हैं ना फ्रेंड्स, ये जरूरी है। तो ये अपने आप में क्या है, जरूरी भी है ना, ये आप समझ सकते हो। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया आपके साथ। तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।